इग्नेशिया को जो सबसे ज्यादा मेनली माना जाता है वो एक हिस्टेरिकल लेडी के रूप में माना जाता है। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज हिस्टीरिया, इसको माना जाता है कि दिस लेडी इज हिस्टेरिकल लेडी। हिस्टीरिया जो होता है ये एक ब्रेन की डिजीज है, साइकोलॉजिकल डिजीज है। इसमें जो आदमी होता है, जो लेडी होती है, वो किसी भी इमोशन पर ओवर एक्ट करती है या उस इमोशन को एग्जाजरेट करती है। जैसे अगर वो रोने पर आएगी, मतलब ये अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता। इसकी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता है। जैसे अगर ये रोने लगेगा, ये वीप करेगा, भाई जैसे कहीं गए, किसी के कोई मर गया, कुछ हो गया, कोई ऐसी दुख की बात है, तो थोड़ा बहुत हर कोई रोता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर मैं हिस्टेरिकल के बारे में बता रहा हूं, इग्निशिया के बारे में नहीं बता रहा हूं। अभी हिस्टेरिकल जो पेशेंट होता है, ये रो ही जाएगा, रो ही जाएगा। थोड़ी देर बाद ऐसा लगेगा कि यार ये क्या नाटक कर रहा है, क्या ये इतना क्यों रो रहा है। कोई हंसी की बात होगी तो हंसे ही जाएगा, उससे कहेंगे भाई बहुत हंस लिए, इतना क्यों हंस रहे हो। या फिर रोने की बात होगी और हंसने लग जाएगा, हंसने की बात होगी रोने लग जाएगा। आपके चैम्बर में पेशेंट आएगी, आपको अपनी कोई बात बताएगी, आपको एक नॉर्मल कोई आदमी आपसे कोई बात कह रहा है और अगर दुख की बात है तो आपको पता पड़ जाएगा कि भाई ये आदमी दुखी है। पर आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि यार ये आदमी इतना दुखी नहीं है जितना ये दुखी बन रहा है। जैसे कई लोग होते हैं वो ओवर एक्ट करते हैं किसी चीज पे। ये जो ओवर एक्ट करना होता है किसी इमोशन पे, ये हिस्टीरिया कहलाता है। इग्निशिया इज ए हिस्टेरिकल लेडी, बट शी इज नॉट proper hysterical. There are some symptoms of hysteria are found in the ignitia. इग्निशिया की जो सबसे खास बात होती है जिससे इग्निशिया को पहचाना जाता है कि भाई ये इग्निशिया है, वो होती है ग्रीफ। ये ग्रीफ नेट्रम्यूर में भी होता है। हम इग्निशिया की बात कर रहे हैं। ये जो ग्रीफ है, अब ग्रीफ का मतलब ये हो गया जैसे कोई लेडी का बच्चा मर गया, हस्बैंड मर गया, एक्यूट। तो क्या होगा, ये लेडी एक तो नॉर्मल है कि भाई रो दोगे 12-15 दिन में आदमी हाँ ठीक है साहब हो गया तो जो हो गया, फिर अपने काम में लगते हैं। ये इस इमोशन को अपने ऊपर ओढ़ लेती है, चुपचाप बैठ जाएगी, रात की नींद उड़ जाएगी, इसको नींद नहीं आएगी, अकेले बैठी बैठी सुबकती रहेगी, अलोन रहना चाहेगी, किसी से बात नहीं करेगी, भूख प्यास मर जाएगी। ये सब जो कंडीशंस इसकी हो जाएंगी और ये कांस्टेंट डीपर टू डीपर चलती चली जाएंगी। अगर इसको प्राइमरीली ब्रेक डाउन कर दिया इग्निशिया, अगर इग्निशिया हम इसको देते हैं तो ये कंडीशन जो इमोशन जो इसका लंबा खिंचता जा रहा है, ये यहीं पर ब्रेक हो जाएगा और ये वापस अपनी कंडीशंस में लौटने लगेगी। अगर यही इमोशन वर्षों वर्ष चलता चला जाए और तब नेट्रम्यूर इस केस को कवर अप करेगा, तो नेट्रम्यूर इज द क्रॉनिक ऑफ इग्निशिया। तो पहला पॉइंट आ गया इसका ग्रीफ, दूसरा पॉइंट आ गया इसका डिप्रेशन,
आजकल डिप्रेशन बहुत फैला हुआ है। डिप्रेशन अलग अलग तरीके के होते हैं। व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन मीन्स सप्रेशन ऑफ इमोशन। किसी भी संवेदना का दब जाना डिप्रेशन होता है। किसी भाव का, किसी भावना का, आपके अंदर किसी आनंद का खो जाना एक डिप्रेशन होता है। इस लेडी के अंदर अगर आनंद खो जाता है तो ये डिप्रेशन में चली जाएगी। इसके आनंद, इसका मजा, इसके इमोशन खोने के बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे अगर ये डिसअपॉइंटेड हो जाए, अब डिसअपॉइंटेड कैसे? एक लड़की जो किसी लड़के से डिसअपॉइंट हो जाए, इस चीज को यहां पर कहते हैं अनरिक्वाइटेड अफेक्शन। ये आपने बुक्स में पढ़ा होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनरिक्वाइटेड अफेक्शन? अनरिक्वाइटेड अफेक्शन का मतलब होता है कि आपने किसी को अपना कुछ दिया और बदले में उसने आपको वो नहीं दिया। आपने किसी से प्रेम किया, बदले में उसने धोखा दिया, तब आपको डिसअपॉइंटमेंट आता है। ये लेडी किसी के लव में थी लड़की, और उसने उसको डिसअपॉइंट किया, तो ये डिप्रेशन में चली जाएगी। ये लेडी किसी ऐसी व्यक्ति की तरफ झुक गई है जो मैरिड मैन है चूंकि, लेकिन उसमें ये अपने अफेक्शंस ढूंढ रही है और इसको पता है कि वो मैरिड है, लेकिन ये उसके अंदर अफेक्शन ढूंढेगी, और जब वहां से इसको नहीं मिलेगा या धोखा मिलेगा तो ये फिर डिसअपॉइंटमेंट में चली जाएगी और डिप्रेशन में चली जाएगी। ये डिसअपॉइंटमेंट जो है ये एसिड फॉस में भी होता है, लेकिन एसिड फॉस जो है उसकी क्या खास बात है कि वो बहुत ज्यादा वीक होता है। वीकनेस फाउंड इन दी एसिड फॉस। ऑल एसिड्स आर वीक। ठीक है ना? ये जो डिसअपॉइंटमेंट होता है हायोसाइमस में भी होता है, लेकिन हायोसाइमस में डिसअपॉइंटमेंट दूसरी तरीके का होता है। उसको कोई पसंद आ गया तो उसके पीछे लेसिवियसनेस है। अगर उसको, जैसे पुराने राजा थे, उनको कोई पसंद आ गई लेडी, तो वो उस लेसिवियस के लिए उसको उठवा लेते थे। लेकिन आज अगर कोई है, कुछ पसंद है, और अगर उसको वो नहीं मिलता है, तो ये जब डिसअपॉइंटमेंट में ऐसा व्यक्ति जाएगा, दैट इज दी हायोसाइमस। इसका डिसअपॉइंटमेंट अलग होगा। अगर इसी डिसअपॉइंटमेंट में जाके कोई शायरी करने लग जाए, सेंटिमेंटल हो जाए, द मेडिसिन इज एंटिमक्रू। छोटी छोटी चीजें हैं जो किसी भी दवाई को डिफरेंशिएट करती है। तो वन इज डिप्रेशन, वन इज ग्रीफ, सेकेंड इज डिप्रेशन, थर्ड इज डिसअपॉइंटेड लव। अब क्या होगा? जब आपका कोई आदमी, आपको ये लगेगा कि यार ये परेशानी में जा रहा है। एक मां देखेगी कि उसकी बेटी बैठी हुई है, परेशान है, उससे पूछेगी भाई क्या हो गया? इसको कहेंगे हम कॉन्सोलेशन, कि बेटा आपको क्या हो गया, आप क्यों ऐसे बैठे हो, आप क्यों खाना नहीं खा रहे हो, क्या बात हो गई? ये नहीं बताएगी। ये कहेगी कि मुझे अपने हाल पे छोड़ दो, आपको मुझसे कोई क्या मतलब है, मैं मरूं या जीऊं, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। कॉन्सोलेशन को एग्रावेट करेगी नेट्राम्यूट की तरह। और जब ये इमोशन हाई होते चले जाएंगे, तो जो अभी ये एग्रावेट कर रही है, ये फिर एंगर होने लग जाएगी, दिस कंडीशन इरिटेट होने लग जाएगी।
एब्यूजिव हो जाएगी। दिस कंडीशन फाउंड इन दी नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर का मतलब होता है नमक। हम नमक किसी भी चीज में इसलिए डालते हैं कि वो लंबे समय तक रह जाए। जैसे अचार के अंदर नमक डालते हैं जिससे अचार सड़े नहीं, क्योंकि नमक जो है उसको पानी को सोख लेता है। नेट्रम्यूर आंसुओं को सोख लेता है, उसको बाहर निकलने नहीं देता। जैसे उनको अंदर रखता है लंबे समय तक, मरने नहीं देता इमोशंस को। नेट्रम्यूर नमक। अगर कोई पेशेंट या कोई आदमी, हम अगर दवाई भी नहीं देते हैं तो आप एक नॉर्मल चीज देखिए कि कोई आदमी अगर परेशानी में है और अगर वो नमक खाना बंद कर दे और मीठा खाना चालू कर दे तो थोड़े ही दिन में उसका जो ग्रीफ है वो अपने आप कम होने लग जाएगा। ये वैसे एंटी होम्योपैथिक बात है, लेकिन आप ये करके देखना, क्योंकि मैं ये प्रयोग करके देखता हूं। मीठा खाने से हमारे बॉडी के अंदर वो हार्मोन बढ़ता है जो हमें खुशी देता है, शायद सेरोटोनिन हार्मोन होता है वो, शायद, है ना। ठीक है, तो कॉन्सोलेशन को एग्रावेट करेगी, पसंद नहीं करेगी। ये लेडी जो है डार्क स्किन्ड, डार्क हेयर, ब्लैक आईज, क्विक इन परसेप्शन एंड रैपिड इन एग्जीक्यूशन। क्या मतलब हो गया इसका? जैसे एक रेमेडी है क्विक इन परसेप्शन बट डल इन एग्जीक्यूशन, दैट इज एल्यूमिना। पेशेंट मेंटली रेस्टलेस बट फिजिकली वीक। अगर इसी चीज में अदर मेडिसिन इज एपिस, ऑल्सो रेस्टलेस, और इसका रेस्टलेस का आलम यह है कि इससे चीजें हाथ से गिर जाती हैं। इस चीज को हम कहते हैं ऑकवर्डनेस। ये ऑकवर्डनेस इसलिए नहीं होती कि उसके हाथ वीक हैं, इसलिए होती है क्योंकि वो रेस्टलेस है, मेंटली बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। ये होती है क्विक इन परसेप्शन, किसी भी चीज को बड़े समझदारी से समझती है और उस पर उतनी ही समझदारी से, उतनी तेजी से वो एक्ट करती है। क्विक इन परसेप्शन एंड रैपिड इन एक्सिक्यूशन। किसी भी, अब इसका अगर अपन मतलब देखें तो ये है कि इसको, ये जो लेडी है ये एंथुजियास्टिक होती है। एंथुजियास्टिक रेपर्टरी में अलग अदर मेडिसिन इज दी नक सोमिका। एंथुजियास्टिक का मतलब ये हर काम को आगे बढ़कर करना चाहती है, तुरंत से एक्ट करती है। इसको अगर कोई अच्छी बात कहोगे तो भी तुरंत से एक्ट करेगी, बुरी बात कहोगे तो भी तुरंत से एक्ट करेगी। एक बच्चा है, उसको आपने डांट दिया, वो रात में नींद में उसको कन्वल्जन्स होने लग जाएंगे। वो डर गया किसी चीज से, स्पैज़म आने लग जाएंगे। तुरंत से असर होता है किसी भी इमोशन का, इसलिए इसको एक्यूट इमोशनल मेडिसिन कहते हैं। ठीक है। दूसरा, सेंसिटिव। मतलब संवेदनशील और संवेदी।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संवेदनशील या संवेदी? अगर अपन इसको फिजिकली देखें तो संवेदना का मतलब ये होता है कि सेंसरी, हम क्या महसूस कर रहे हैं, ये किसी भी इमोशन को बहुत ज्यादा महसूस करती है। कहते हैं ना ये बड़ा सेंसिटिव है, यार इससे कुछ मत कहा करो, इसको आप हल्के से डांट देते हो तो ये साहब ये जो है बच्चा रोने लग जाता है। कई आपने अपने क्लिनिक के अंदर बच्चे देखे होंगे, उसके पापा ने कहा, आपने पूछा बेटा आपको क्या हो गया, वो चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहा है। आपने 2 बार पूछा, उसके फादर ने कहा अरे भाई बताया, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं, बताता क्यों नहीं है, थोड़ा सा तेज बोल दिया उसने, तो वो आंख नीचे करके और उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाएंगे। उसके पिताजी कहेंगे साहब ये इसकी दिक्कत है, बोलता भी नहीं है और जैसे ही कुछ इससे कहते हैं तो ये ऐसे आंसू ढलकाने लग जाता है। इससे कोई चीज की मना करो आप तो इसके आंसू आ जाते हैं, किसी चीज पे डांट दो तो आंसू आ जाते हैं। साहब ये बड़ा सेंसिटिव है। तो दिस लेडी इज वेरी सेंसिटिव। घर के अंदर कोई बात विवाद हो गया घर की लेडीज के अंदर, तो इससे किसी ने कुछ कह दिया, मान लो ये बहू है, सास ने इसको डांट दिया, तो ये क्या होगा, ये बीमार हो जाएगी, सिर दर्द हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, ये संवेदना के कारण। अब इसका जो सिर दर्द होगा उसकी एक खास बात मैं बता दूं आपको, इसका सिर दर्द होता है जैसे इसकी कनपटी में साइड में किसी ने कोई कील घुसा रहा हो, सेंसेशन एज इफ अ नेल इज ड्रिवन थ्रू द साइड ऑफ द ब्रेन और टेम्पोरल रीजन ऑफ द ब्रेन, जैसे कोई कील घुसा रहा हो, इस टाइप का इसका सिर दर्द होता है। और इसको सिर दर्द में आराम कैसे मिलता है, ऐसे जो भी सेंसिटिव लोग होते हैं, जो भी संवेदनशील या सेंसिटिव लोग होते हैं, उनको एक ही चीज से आराम मिलता है, संबल से, कि कोई मेरे साथ है, देयर इज समवन विद मी। जैसे पल्स, इग्निशिया, इनको संबल चाहिए। संबल का मतलब इनको थपकी चाहिए, पर दूसरों से नहीं चाहिए। इसको पल्स को तो कोई भी थपकी दे दो, कोई भी इससे प्यार से बात कर लो, इससे इसको उससे चाहिए जिससे इसका इमोशन डिस्टर्ब हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, एक बच्चे को आपने डांट दिया और वो डांट रो रहा है और खाना नहीं खा रहा या कमरे में जाकर बैठ गया, आप गए उसके पास कि बेटे क्या हो गया, कि मुझे पापा ने डांटा। अच्छा कोई बात नहीं, हम पापा को बोलेंगे भाई क्यों डांटा, चलो आओ मेरे साथ आओ। तो ये पल्स है, ये मन जाएगा, ठीक है आप डांटोगे ना पापा को, मुझे क्यों डांटते हो। इग्निशिया से बोलोगे नहीं मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। इसके फादर इसके पास आएंगे, बोले यार उसको मनाओ यार, नहीं मान रहा, वो तो खाना भी नहीं खा रहा। अरे क्या हो गया भाई, आपने क्यों डांटा मुझे, ठीक है सॉरी मैंने आपको डांट दिया। दिस इज इग्निशिया। संबल दोनों को चाहिए, लेकिन अगर कोई और देगा तो ये कौन एग्रावेट करेगा, ये एमेलुरेट करेगा हर चीज पर। ये एमेलुरेट कब होगा, जब इसको वो देगा जिससे इसके इमोशन डिस्टर्ब हुए हैं। इसी कारण, और संबल का दूसरा रूप क्या होता है, सहारा देना, प्रेशर देना। तो पल्स और इग्निशिया दोनों प्रेशर से एमेल्यूरेट होते हैं। सिरदर्द जो है, अगर उस जिस तरफ कील घुस रही है उस तरफ दबाकर सोएगी सीपिया,
तो सीपिया सॉरी इग्नेशिया, तो इसको आराम मिलेगा। पल्स के जिस तरफ दर्द है उसको वो दबाकर सोएगा तो उसको आराम मिलेगा। एक दवाई और है जो दबाकर सोने पर आराम महसूस करती है, दैट इज ब्रायनिया। बट हियर इमोशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, हियर इट्स बेटरमेंट फ्रॉम मोशन, फ्रॉम नॉन मोशन इज इंपॉर्टेंट, इट्स बेटरमेंट फ्रॉम स्टिलनेस, क्योंकि दबाने पर वो पार्ट स्टिल हो जाएगा, हिलडुल नहीं पाएगा, इसलिए इसको है। इन दोनों को क्यों है? क्योंकि इनको संबल चाहिए, तो इनके दर्द को भी संबल चाहिए। आप याद रखिए कि जो हमें चाहिए वो ही हमारे शरीर को चाहिए। हम जैसे कर्म करते हैं हमारी बॉडी की हर सेल उसी तरीके से काम करती है। अगर आप सीक्रेटिव हैं, किसी को कुछ बताते नहीं हैं, तो आपकी बॉडी भी आपको नहीं बताती कि आपके कुछ हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए कि किसी के मान लो ब्लड प्रेशर है और अगर उसके ब्लड प्रेशर 140/90 हो गया तो ही उसको घबराहट होने लग जाएगी। वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर मेरे देखो घबराहट हो रही है। बोले आपका बीपी हल्का सा बढ़ रहा है, अच्छा तभी घबराहट हो रही है। और एक आदमी डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने उसका एक्सीडेंटली बीपी चेक कर लिया, उसका ब्लड प्रेशर आ रहा है 190 और 110 या 200 और 120, इतना बीपी आ रहा है। डॉक्टर कहेगा आपका इतना बीपी आ रहा है कि आपको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है। बोले डॉक्टर साहब मुझे बीपी इतना पता नहीं साहब, आपके सिर में भारीपन कभी कभी होता है, पर मैं तो साहब मेरे को तो कुछ ऐसे फर्क पड़ता नहीं, मैं तो नॉर्मल ही हूं, मेरे को तो लग ही नहीं रहा कुछ। तो इतना बीपी होने पर भी उसको उसकी सेल्स नहीं बता रही हैं, सीक्रेटिव है। ये देखो आजकल आप कभी तो साहब वो फलाना जो है रात में सोया था और सुबह मरा हुआ मिला, रात में हार्ट अटैक आ गया। बोले साहब कोई बीमारी नहीं थी, अभी वो एक्टर की डेथ हो गई, अच्छा खासा एक्सरसाइज करता था, लोग उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि अरे यार ऐसे ऐसे कि है ना इतनी एक्सरसाइज करता था, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी दवाइयां खा रहा है। अरे दवाई तो बहुत सारे खा रहे हैं, लगभग सारे एक्सरसाइज करने वाले प्रोटीन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, सब तो नहीं मर गए। वही क्यों मर गया? क्योंकि दैट इज नेट्रम्यूर। आपने अगर उसको बिग बॉस में देखा हो तो उसकी इरिटेबिलिटी देखो, समझने पर समझता ही नहीं था, जितना उससे आप चाहे बिग बॉस के पुराने देख लेना, आप वो कोई चीज पर गुस्सा है उसको आप संबल देना चाहोगे तो आपसे लड़ लेगा वो। दैट इज नेट्रम्यूर। उसको शरीर बता ही नहीं रहा था कि उसके क्या हो रहा है। और किसको नहीं पता था? जो सिफिलिटिक्स होते हैं, सिफिलिटिक्स पेशेंट्स की बॉडी में क्या चल रहा है उनको पता नहीं लगता है। अब अपन आगे चलते हैं। इसका जो एक और सबसे बड़ा सिम्टम होता है वो होता है कॉन्ट्रैडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन हर चीज में, ना केवल मेंटली, इवन फिजिकली। जैसे आपने देखा होगा किसी आदमी से के बारे में एक ही बात होती है, साहब इससे ज्यादा बात मत करो। बोले क्यों? साहब इसको अच्छी बात कहते हैं तो भी चुप जाती है, इसकी बुरी बात तो क्या कहें, अच्छी बात ही चुप जाती है। इग्नेशिया को चूंकि ये रैपिड एंड क्विक होती है परसेप्शन इमोशंस में, तो ये बात सुनने से पहले उस बात को अपने हिसाब से कर लेती है कि भाई ये मेरे से कुछ गलत ही कह रहा है। आपने इससे कुछ कहा अच्छी बात और ये आपसे नाराज हो जाएगा। आपने कहा यार आप सुबह सुबह जो है आपका थोड़ा वेट बढ़ रहा है, आप सुबह घूमने जाया करो, घूमने से इसको क्या लगेगा कि मुझे मोटा कह रहा है।
कौन है मेरे से मोटा कहने वाला, क्यों कह रहा है मेरे से? इसका मतलब ये है कि इसको मैं मोटा लगता हूं, अपने बेटे से क्यों नहीं कहता जाके? अच्छी बात कहोगे उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ये। फिजिकली कैसे? फिजिकली ऐसे, अगर आपने कैंट में एक निशा पढ़ी हो तो उन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं कि जैसे किसी के जॉइंट्स में पेन, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो गया, रेडनेस हो गई, मतलब उसमें हीट है, उसमें बर्निंग है, तो आप जनरली क्या कहोगे कि यार ये जॉइंट का ये पार्ट बड़ा सेंसिटिव है, इसमें दर्द हो रहा होगा, इसको छू, इसको ध्यान से छू। जबकि इग्नेशिया का वो जॉइंट पेनफुल नहीं होगा, उसके हिलाने डुलाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, इवन उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है। दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। उसका गला खराब हो गया, किसी का गला खराब हो गया, ट्यूमिफेक्शन हो गया, रेडनेस हो गए, स्वेलिंग ऑफ टॉन्सिल्स हो गए, आप उससे क्या कहोगे? अरे यार नॉर्मल पानी पीना, हो सके तो मामूली ल्यूकवार्म पीना, ठंडा मत पीना, ठंडा पीने से परेशानी हो जाएगी, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो या खाना खाना तो बिल्कुल लिक्विड खाना, अगर सॉलिड खाओगे तो गले में प्रॉब्लम करेगा, इसको थ्रूट में सॉलिड से एमिलेशन होगा, उल्टी सीधी चीज खाने से अच्छा लगेगा। इसका पेट खराब हो गया, इसको डायरिया हो गया मान लीजिए, या इसको इंडाइजेशन हो गया। आप नॉर्मल आदमी से क्या कहोगे? यार तेरे को डायरिया इंडाइजेशन हो गया, तो ऐसा कर खिचड़ी खाइयो और कुछ मत खाना, नॉर्मल खाना खाना। ये खिचड़ी खाएगा, इसका डायरिया बढ़ जाएगा। ये अगर ऐसी चीजें खाएगा जिनसे पेट ज्यादा खराब होता है, उससे इसका डायरिया ठीक हो जाएगा। तो इसके सिम्टम्स में, हर चीज में कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं। एक इसको स्पेसिफिक कफ होता है, जैसे जिसको इमोशनल कफ कहते हैं। जैसे ये परेशान है, मान लीजिए किसी चीज पे, कोई इमोशन इसका सप्रेस हो रहा है, तो इसको खांसी रहेगी, रात भर थोड़ी देर बाद खांसती रहेगी, कहेंगे लोग अरे पानी पी लो, फिर खांसने लग जाएगी, डॉक्टर को दिखा लो, डॉक्टर कहेगा सब ठीक है साहब, गले में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा, पर ये खांसती रहेगी, खांसती रहेगी। इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं लैरिंजियल, लैरिंजिस्मस स्ट्रीडुअल, लैरिंजिस्मस स्ट्रीड्यूलस, मतलब स्पैज्म ऑफ लैरिंक्स। स्पैज्म, इमोशनल स्पैज्म, पेट दर्द होगा तो इमोशनल होगा, खांसी होगी तो इमोशनल स्पैज्म से होगी। इसको अगर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे पीरियड्स के दौरान तो इमोशन से होंगे, पीरियड से पहले इरिटेबल होगी, पीरियड के दौरान इरिटेबल होगी, दौरान ज्यादा होगी, पहले भी होगी, इमोशनल है। ये स्पैज्म कौन कर रहा है? अगर इसके डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर में जाएं तो स्ट्राइचनिन स्पैज्म करता है, कन्वल्जन्स करता है। स्ट्राइचनिन पॉइजनिंग में है कि वो कन्वल्जन करेगा, वो स्पैज्म करेगा, ठीक है। इसको कंपनी अवर्जन होता है,
पल्स को कंपनी डिजायर होता है, सीपिया को दोनों होते हैं, एवर्जन भी होता है और डिजायर भी होता है। पल्स को लोग चाहिए, बैठे बैठे इससे बात करते रहें, इससे बोलते रहें, इसको अच्छा लगता है लोगों के बीच। इसको ऐसे लोगों की कंपनी चाहिए सीपिया को जो इसके ऑरा में हो, इसके अकॉर्डिंग काम करें, इसके अकॉर्डिंग बात करें। ये जो अवर्जन है उनसे चाहिए जो इसको सुपरसीड करते हैं, उनके साथ नहीं रहेगी। जो जिनको ये सुपरसीड करती है उनकी कंपनी में रहना पसंद करेगी। ये कंपनी एवर्जन करेगी हर किसी से, क्योंकि इसे लगेगा कि हर कोई मुझे कंसोल करेगा, मुझे कातर भाव से देखेगा। इनको लगेगा कि मैं कहीं कमजोर हूं, मैं कमजोर पड़ रही हूं, पर मैं अपनी कमजोर नहीं हूं, मैं लड़ सकती हूं अपने इमोशन से। इनको इसलिए कंपनी एवर्जन होगा इग्नेशिया को। तो ये क्या कहेगी कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। इसको कौन चाहिए? वो जिसने इसका इमोशन डिस्टर्ब किया है उसकी कंपनी चाहिए, और किसी की कंपनी इसको नहीं चाहिए। और नेट्रम्यूर को तो किसी की भी नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल ये तो हर इमोशन को सोखे बैठा है, ये तो पता ही नहीं पड़ने देगा कि इसके संग कोई दिक्कत है। ये इससे तो भी, क्योंकि इसको एक्यूट है, इसके आंसू निकल जाएंगे, सीपिया के आंसू निकल जाएंगे, तो पता ही नहीं पड़ने देता है कि इसको कोई प्रॉब्लम हो रही है। एक इसका सिम्टम होता है कि सेंसेशन एज इफ शी हैज neglected her duty. The other medicines are pulse, hyos and aurum metallicum. aurum metallicum में इसके ऊपर एक और होता है, that she has committed a great wrong. इसको ये लगता है जैसे किसी की डेथ हो गई, कोई इससे दूर हो गया, तो इसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने अपने काम में कमी छोड़ दी, मैं उसके लिए नहीं कर पाई, मैं अपने बच्चे का पूरा ध्यान नहीं रख पाई, मैं अपने हस्बैंड का ध्यान नहीं रख पाई, मैंने अपने काम में कहीं नेग्लिजेंस बरती है। इसको हमेशा सोचती रहेगी, इसके लिए भगवान मुझे माफ नहीं करेगा, जिसने मुझे छोड़ के चला गया वो सोल मुझे माफ नहीं करेगी, उसके जाने का कारण मैं ही हूं, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटीज में नेग्लेक्टेड रही है। पल्स सोचेगा कि मैं, हो सकता है मैंने उनको प्रॉपर प्यार नहीं दे पा रही हूं, इसलिए मुझे वो अबेंडन कर रहे हैं, मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं उनसे और लगाव करूंगी जिससे वो किसी दूसरे के पास नहीं जाएं। ऑरम मेटालिकम, इसको ये लगता है कि इसने कुछ ऐसा कर दिया है जो बहुत गलत है, इसने कोई अपराध कर दिया है,
और उस अपराध की कोई क्षमा नहीं है, कोई माफी नहीं है। उस अपराध का तो एक ही सजा है कि अब मुझे मौत मिल जाए। अब जो मैंने जितने भी गलत गलत काम किए हैं, मैंने अपने दोस्तों को नाराज किया है, मैंने हर जो भी काम किए हैं वो गलत किए हैं और इनकी कोई माफी नहीं है, और मैं उस डे ऑफ ग्रेस से दूर हो गया हूं। अब मुझे साल्वेशन नहीं मिलेगा, मुझे तो डेथ ही चाहिए। दिस इज दी ऑरम मेटेलिकम। तो ये इग्नेशिया लेडी होती है। शोक में डूबी हुई, दुखी, टीयरफुल, सैड, वीपिंग, टीयरफुल में ही आ गया, consolation, aggravation, company aversion, no desire to work, insomnia, headache. दिस इज इग्नेशिया। मतलब एक तरीके से कोक भवन में गई हुई लेडी, दैट इज इग्नेशिया। इसकी अगर अपन जनरल मोडेलिटीज की बात करें तो ये चिली होती है, इसको ठंड ज्यादा लगती है, इसको वार्म से एमेल्यूरेशन होता है और कोल्ड से एग्रावेशन होता है। एक्सेप्ट गैस्ट्रिक चीजों में इसको ठंडा खाना पसंद है। इवन द पेशेंट इज चिली, तो भी ठंडा खाना पसंद करेगी। ये ठंडा खाना पसंद करेगी तो ये पल्स से कंपेयर होगी, क्योंकि पल्स को भी ठंडा खाना पसंद है, लेकिन पल्स इज हॉट, शी इज चिली। पल्स कंपनी डिजायर, कंपनी एवर्जन, कंसोलेशन एमेल्योरेशन, कंसोलेशन एग्रावेशन, थर्स्टलेस, थर्स्टी। कॉन्ट्राडिक्शन का एक एग्जांपल और देता हूं इसका। इसको जो इंटरमिटेंट फीवर होता है उसमें जो चिल स्टेज होती है, जनरली अगर किसी को ठंड लग रही है तो वो पानी नहीं पिएगा, पर इसको थर्स्ट चिल स्टेज में ही होती है, थर्स्टी ड्यूरिंग चिल। तो ऐसे बहुत से पॉइंट हैं जो इनको डिफरेंशिएट कर देती। हालांकि ये ठंडा खाती पीती है सब चीजें, लेकिन बहुत सारी चीजें जो इसको इग्नेशिया और पल्स को आपस में अलग करती हैं, दोनों के आंसू अलग करती हैं। ठीक है ना। इसके जो आंसू आएंगे उनका स्पेसिफिक वर्ड है सोबिंग। सोबिंग का मतलब होता है सुबकना। पेशेंट आपके पास है, चुपचाप बैठा है, पेशेंट आपके पास है, चुपचाप बैठा है। आपने कहा साहब क्या हो गया इनको? बोले साहब
ऐसे ऐसे मिस हैपनिंग हो गई इनके घर में। तो जैसे ही आप उसके अटेंडेंट ने कहेगा, ये फफकने लग जाएगी। आपने पूछा क्या हो गया, बोले कुछ नहीं। आप परेशान हो, बोले नहीं। फिर धीरे से कहेगी वो मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी। आपने कहा कि नहीं, और घर वाले ने नहीं नहीं नहीं, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, वो ही है थे मेरे, और मैं उनके लिए वो कुछ नहीं कर पाई, मैं हमेशा उन्हें परेशान ही करती थी। सुबकती रहेगी। जैसे कैमोमिला में, पल्स में होता है ना मोर्निंग, कैमोमिला में होता है क्राइंग। ये अलग अलग वर्ड है, इनके सबके मतलब होते हैं। तो ये जनरल इग्नेशिया लेडी हो गई। तो अगर इग्नेशिया लेडी आपके पास आती है तो आपको पता पड़ जाएगा, जैसे आपने देखा होगा कि एक नेगेटिव वातावरण हो जाएगा। अच्छा नहीं लगेगा, यार क्या हो रहा है ये। दिस इज इग्नेशिया। नेगेटिव किसी और चीज के लिए नहीं, इस चीज के लिए कि अब मैं अपने दुख से नहीं उबर सकती और मैं इसी में जाती चली जाऊंगी, और अगर इसमें जाती चली जाती है ये, तो ये नेट्रम्यूर हो जाती है। वैसे कोई भी पेशेंट चेंज नहीं होता है वैसे, लेकिन अगर ये डीप चली जाती जाए, दोनों में बहुत काफी डिफरेंस है। जैसे ये नमक खाना पसंद करता है, इसकी टंग मॉइस्ट होती है, बहुत सारी चीजें हैं। पर अगर अपन कंप्लीमेंट्री की बात करें, अब यहां जो मैं थॉट दे रहा हूं ये हमारा अपना, हर डॉक्टर का अलग थॉट होता है। एक डॉक्टर ये कहते हैं वो केवल चिली और हॉट पे चलते हैं, कि अगर पेशेंट चिली है तो मेडिसिन इज ऑलवेज चिली, पेशेंट इज हॉट, मेडिसिन इज ऑलवेज हॉट। हम कंप्लीमेंट्री की बात करते हैं। कंप्लीमेंट्री का मतलब ये हो गया कि एक दवाई ने एक एक्शन आकर स्टॉप कर दिया, इसकी आगे इसका एक्शन नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस एक्शन को पूरा कौन करेगा, उसकी कंप्लीमेंट्री। ठीक है ना। तो इग्नेशिया ने जो एक्शन किया इसके लिए, उसको कंप्लीट करेगा नेट्रम्यूर। या अगर ये लंबे समय तक ग्रीफ है और ये ग्रीफ इसकी बॉडी में, प्राइमरीली जो इग्नेशिया की बॉडी है वो उतनी ड्राई नहीं होती, पर अगर ये ड्राइनेस बढ़ती चली जाए और बॉडी क्रशकाय हो जाए, एमेशिएटेड हो जाए, द पेशेंट इज नेट्रम्यूर। अब ये सेकेंडरी चीजें हैं। तो ये इग्नेशिया हो गई। पल्स मैंने आपको बता दी थी। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन आती है, उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा केवल, क्योंकि उस इंपॉर्टेंट मेडिसिन के लिए, जैसे मैंने आपको वीडियो भेजा कटल फिश का, आप उस वीडियो को देखें ध्यान से, और मैं आपको थ्योरेटिकल भी भेजूंगा कटल फिश के बारे में, आप उसको पढ़ें। जब आप उसको देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये बिल्कुल सीपिया है। कटल फिश वही कर रही है, सीपिया की लेडी वही कर रही है जो कटल फिश करती है। आपको सीपिया पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कटल फिश को समझ लें तो सीपिया समझ में आ जाएगा। तो मैंने काफी कुछ उसमें लिख दिया है, आप जब उसको पढ़ेंगे, मैं भेज दूंगा आपको, तो आपको सीपिया समझ में आएगी। तो सीपिया के बारे में मैं आपसे तब बात करूंगा जब आप कटल फिश जान जाएंगे,
कटल फिश आप पढ़ना फिर जानना। तो सीपिया के बारे में पूरा मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सीपिया के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। कुछ जानकारी मैंने आपको कल दे दी थी, कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूं। सीपिया जो है वो इंक ऑफ कटल फिश से बनती है। इसको इंकी जूस भी कहते हैं। ये पुराने समय में ये लिखने के काम में आया करती थी। इसके अंदर वो कलम डुबोकर लिखा करते थे। जैसा कि स्टोरीज में सुना है, पढ़ा गया है कि एक राइटर ने लंबे समय तक जब इस इंक से लिखा तो वो उस इंक को जब वो सूख जाती थी तो उसको जीभ पर लगाकर गीला करता था। तो धीरे धीरे उसके अंदर सीपिया के सिम्टम आने लग गए, जिसको शायद हेनीमन ने ट्रीट किया था। ये शायद कुछ स्टोरी है, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। तो ये जो इंक है इससे सीपिया बनती है। अब ये सीपिया लेडी होती क्या है? वैसे तो इसके फिजिकल मेंटल्स बहुत सारे हैं, पर मैं आपको इसकी जनरल जानकारी दे देता हूं। एक ऐसी लेडी जो आपके चैम्बर में एंटर कर रही है, जो ऊपर से नीचे तक एक जैसी है। मतलब इसकी जो शोल्डर्स हैं वो ऐसे हैं जैसे आदमी के होते हैं, मतलब ब्रॉड शोल्डर्स हैं इसके। जनरली झुके हुए होते हैं कंधे फीमेल्स के। इसके बिल्कुल ऐसे होंगे, बिल्कुल ब्रॉड। जनरली फीमेल की जो कमर का होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, इसकी बिल्कुल स्ट्रेट होती है। कमर बड़ी होती है जो मैंने कल बताया था, उसका रीजन ये होता है कि इसका पेल्विस बड़ा होता है, इसका पेल्विस छोटा होता है। इसका पेल्विस जो है लेडी का लेडी का पेल्विस बड़ा और गहरा होता है। रीजन है कि उसको चाइल्ड बियरिंग करनी होती है, इसलिए भगवान ऐसा बनाते हैं। इसको भगवान इसलिए ऐसा बनाते हैं क्योंकि इसको ये चाइल्ड बियरिंग का मामला दिया हुआ ही नहीं है। तो इसका इतना ही बड़ा होता है कि 5 to 7 मंथ तक का बच्चा इसमें आ जाए। यही कारण है कि इस लेडी को 5 to 7 मंथ का अबॉर्शन हो जाता है। अब आप कहेंगे साहब ऐसा तो है नहीं कि सीपिया की लेडी के बच्चे नहीं होते, बच्चे होते हैं। पर अगर आप कभी भी रिपोर्ट देखना सीपिया के अबॉर्शंस की, उसमें बच्चे का साइज बड़ा होगा या बच्चा नॉर्मल से ज्यादा ग्रो कर रहा होगा, तो उसका वेट नहीं संभाल पाती है। सीपिया के जो बच्चे होते हैं वो अबनॉर्मली वीक होते हैं ड्यू टू दिस, क्योंकि वो पूरी तरीके से इस वॉम्ब में ग्रो नहीं कर पाते, नंबर 1। तो जब ये अगर ओवर विगरस चाइल्ड हो गया तो वो अबॉर्ट कर जाएगा 5 to 7 मंथ पर। ठीक है, नंबर 2। अब ये जो लेडी है इसका बच्चा अबॉर्ट कर गया। दूसरा, ये भगवान ने मां होने के लिए पैदा नहीं की है। लगाव एक शब्द होता है, लगाव, अफेक्शन। अफेक्शन सबसे ज्यादा मां में अपने बेटे के लिए होता है, जो कि अफेक्शन का मतलब वो हो गया ऐसा लगाव जो कुछ वांट नहीं करे, चाहे नहीं।
माँ को अपने बच्चे से कुछ चाहिए नहीं, लेकिन तो भी उस माँ को अपने बच्चे से लगाव होता है। इस लेडी को अपने बच्चे से लगाव नहीं होता, क्योंकि ये माँ बनने के लिए पैदा नहीं हुई है। यही रीजन है कि दिस लेडी इज ऑलवेज इनडिफरेंट। इसको अगर हम इसके कटल फिश से जाने, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ये 5 महीने जब होते हैं तब से ही ये चाइल्ड बेयरिंग करने लग जाती है। 5 महीने की जब होती है, क्योंकि इसकी 2 से 3 साल एज होती है, तो 5th मंथ की होने पर चाइल्ड बेयर करने लग जाती है। ये मतलब ये सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है चाइल्ड बेयरिंग के लिए। यहां से हम ये 5वां महीना उठा सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, जब ये बच्चे दे देती है, अंडे दे देती है, तो ये उनको तुरंत छोड़ के चली जाती है, 1 सेकंड भी नहीं रुकती। उस अंडों को मेल कटल फिश पालता है। अगर जब इसके पेट में बच्चे हैं तो इसको एक सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस समय ये वीक होती है। उस सुरक्षा के लिए बहुत सारे मेल्स आपस में लड़ते हैं। इस सुरक्षा के दौरान अगर इसको खाना नहीं मिलता है या न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो ये कटल फिश अंडे देने के बाद उसमें से कुछ अंडे खा भी जाती है। ये भी इसको इंडिफरेंट की तरफ ले जाता है, ठीक है ना। कटल फिश का एक ऑरा होता है, और ये ऑरा इसका इंक बनाता है, जो कि लाइट ब्लू या डार्क कलर का होता है। जैसे ये कटल फिश है एक छोटी सी, इसके चारों तरफ एक ऑरा सा होगा डार्क कलर का। इस ऑरा के अंदर जो जो है, मान लीजिए अगर इस ऑरा के अंदर इसके अंडे हैं तो वो इसके अपने हैं। इस ऑरा के अंदर अगर मेल है तो वो इसका अपना है। जैसे ये मेल बाहर इस ऑरा के चला गया और दूसरा मेल अंदर आ गया इससे लड़ाई करके, इन मेल्स में लड़ाई होने का रीजन क्या होता है कि इस लेडी को ये पसंद करते हैं कटल फिश को। ये मेल बाहर गया ऑरा से, दूसरा मेल ताक में बैठा है, वो इसके अंदर जाने के लिए दोनों में लड़ाई होती है। जो ताकतवर होता है वो अंदर चला जाता है। जब वो अंदर चला जाएगा तो ये उसको भूल जाएगी और इसको अपना मेल मानेगी। अंडा बाहर चला गया ऑरा से तो ये इसके लिए प्रे हो जाएगा, इसका खाना हो जाएगा। इसके प्रभाव क्षेत्र में जब तक आप हैं तब तक आप इसके अपने हैं। इसके प्रभाव क्षेत्र से जैसे ही आप बाहर निकल गए तो आप इसके दुश्मन हैं। आप वो आदमी हैं जो परेशान करते हैं। अब अगर फीमेल में देखें तो एक ऐसी लेडी जो अपने हिसाब से काम करना चाहती है, मुझे तो शादी नहीं करनी, या जब मैं मन में आएगा तब शादी करूंगी, मेरे तो पहले मुझे अपना कैरियर बनाना है, पहले मुझे ये करना है। ऐसा नहीं है कि केवल सीपिया में होता है, और लोग और में भी होता है, पर मैं एक जनरल आपको वो बता रहा हूं जिससे आप समझ पाए। मुझे अपना कैरियर बनाना है। आपने देखा होगा कहीं कि फीमेल आपके पास आती है कि बोले कि आप बोले सर मैं जॉब करती हूँ। मेरे पास एक लेडी आई दिखाने,
उसकी एज रही होगी करीब 30 के करीब रही होगी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने आपके कितने बच्चे? बोले साहब मेरे है ना 2 बच्चे हैं, एक लड़की है और एक लड़का है। बोले अच्छा ठीक है। तो बोले साहब, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी लड़की आपके साथ नहीं आई, आपके साथ आप क्या काम करते हो? तो बोले साहब मैं जॉब करती हूँ, मैं टीचर हूँ। तो मैंने कहा आप जॉब काम करते हैं? कि मैं फलाना जगह करती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मेरा ससुराल है उससे कम 200 किलोमीटर वो है, तो मैं सप्ताह में या महीने में एक बार आ पाती हूँ। तो मैंने पूछा कि मैंने आपका बच्चा फिर आप कैसे, जॉब तो आपकी सुबह से शाम तक होगी, टीचर की जॉब तो 9 से लेकर होती है शाम तक, सुबह 7 से लेकर 3-4 बजे तक 8 तक होती है। बोले हाँ साहब होती है। आपका बच्चा कितने साल का है? बोले साहब अभी मेरा जो बच्चा है वो 3 साल का है। तो आप, मैंने पूछा आप 3 साल का है तो मतलब आपने प्रेगनेंसी के बाद 3 साल तक क्या बच्चे के लिए छुट्टी ली? बोले नहीं नहीं सर, ऐसे इतनी छुट्टी कैसे ले सकती हूँ मैं, फिर मेरा काम छूट जाएगा। मैंने तो जो छुट्टी उससे केवल साल भर जब तक वो था, उसके बाद 2-3 महीने की और ली, उसके बाद फिर वो सासू जी रखती हैं और मैं उनको बताती रहती हूँ। और साहब की बेटी, बोले साहब क्या है कि जो मेरी बेटी है ना, वो मेरे जो भाई हैं उनके कोई संतान नहीं है, तो मैंने अपनी बेटी उनको गोद दे दी। अब आपने सुना कि एक ऐसी लेडी जो अपनी पहली संतान हर किसी को बहुत प्यारी होती है, उसको तो गोद दे दिया, और दूसरी से दूर रह रही है अपने काम के लिए। उसमें और भी सिम्टम थे जो सीपिया से मेल खाते थे, वो सीपिया से ठीक हो गई। तो ये इंडिफरेंट जो आज दिखता है। दूसरा, चूंकि इसका पेल्विस चाइल्ड बियरिंग के लिए नहीं होता। दूसरा क्या है, इसकी जो पीरियड्स है, इसमें जनरली जब भी किसी लेडी को पीरियड होते हैं, पीरियड का मतलब हो गया कि जब शेडिंग होती है यूट्रस की, तो उसका थोड़ा वेट इंक्रीज हो जाता है यूट्रस का, क्योंकि उसकी शेडिंग होने के दौरान अंदर ब्लड वगैरह होता है, कचरा होता है। तो जब जब इसके बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर वेट बढ़ता है, चूंकि ये पेल्विस पीरियड्स के लिए नहीं बना है, तो इसको हमेशा ये लगता है कि ये मेरे बाहर निकल जाएगी चीज, तो इसको बियरिंग डाउन सेंसेशंस होते हैं, और इनसे बचने के लिए क्रॉस लेग्ड बैठती है, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठेगी। ये रीजन होता है कि इसको बियरिंग डाउन पेन्स होते हैं। सीपिया इज चिली पेशेंट। अगर हम फिर कटल फिश की बात करें, तो इसके जो प्रे होते हैं, प्रे का मतलब होता है खाना, इसका जो खाना होता है वो हो गया छोटे केकड़े, छोटे ऑक्टोपस, छोटी मछलियां, इंपॉर्टेंट तो क्रैब्स होते हैं। ये क्या करती है, जैसे ये कटल फिश हो गई, इसकी बॉडी शेल्स वाली होती है, इसके अंदर रंग बदलने की क्षमता होती है, जो कि गिरगिट में पाई जाती है। गिरगिट में रंग बदलने में टाइम लगता है कि एक रंग को जब वो चेंज करेगा तो उसको काफी टाइम देर तक उस रंग में रहना पड़ेगा। इसमें जो रंग होता है, अगर आपने वीडियो देखा हो, तो जैसे लहर जा रही है रंग की, ऐसे रंग जाता है, इतनी तेजी से रंग बदलती है। उसी तरीके से इसकी लेडी होती है। आज आपको लगेगा, आज अगर आपसे काम है तो आपकी बड़ी खास है, और आज काम नहीं है तो आपकी तरफ देखती भी नहीं है। आज आप इसके बॉयफ्रेंड हो, कल दूसरा है तो आपको देखकर निकल जाएगी, तो रंग बदलती है। तो ये ऐसे करके, अब जो इसका प्रे है, ये देखेगा ये क्या चमक रहा है यार, मेस्मराइज हो जाता है। ये लेडी किसी को भी मेस्मराइज कर लेती है।
अपने ऑरा में लेने के लिए, अपना प्रे बनाने के लिए मेस्मराइज कर लेती है उसको। और अगर इसके प्रीडेटर्स आते हैं, प्रीडेटर्स कौन हो गए इसके, जैसे व्हेल, शार्क, ये बड़ी मछलियां हैं, तो ये अपने चारों तरफ इंक का ऑरा बना लेती है। अब इसको एक ही, अगर इस ऑरे में है तो जहां तक ये ऑरा है वहां तक मैं सेफ हूं, इसके बाहर मेरे प्रीडेटर्स हैं, तो इसके बाहर जो भी है वो इसका दुश्मन है, इस ऑरा में जो है वो इसका अपना है। इसके बाद और भी चीज होती है, तो पहले आप कटल फिश पढ़ो, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको सीपिया के बारे में उस कटल फिश से मेल करता हुआ पढ़ाऊंगा आपको। जब आप उसको पढ़ोगे वीडियो देखो और जो मैं भेजता हूं उसको पढ़ो, उसके बाद आपको मजा आएगा सीपिया लेडी जानने में। अच्छा, मैं एक जानकारी और आप लोगों को